क्या हाल है साथियों, मैं विकास कुमार आप लोग के अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोग का स्वागत करता हूँ। 7 अगस्त का हम लोग देखने वाले हैं करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको ये वाला पीडीएफ और जो एमसीक्यू का पीडीएफ आता है बहुत सारी जानकारी आपको वहाँ पे मिल जाएगी आसानी से। ठीक, हमारा जो एक ही नंबर है ऑफिशियल नंबर 9650347272, इस पर आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसको मतलब कॉल कर सकते हो आप लोग। और अगर आप लोग को पेड ग्रुप ज्वाइन करना है, जो कि पूरी ऑर्गेनाइज तरीके से हम लोग चलाते हैं, कैसे चलता है उसका वीडियो मैंने लिंक पे दे रखा है। और यहाँ पर अगर आप देखो तो आई बटन आ रहा होगा, उस पर लिंक पे आप टच करोगे तो आपको वाला वीडियो मिल जाएगी किस तरीके से हम लोग 1-to-1 काउंसलिंग गाइडेंस और मेंटोरशिप करते हैं। ठीक, तो हमारे यूपीएससी और यूपीपीसीएस 2023, ठीक है। इसके अलावा डेली मेंस आंसर राइटिंग, करंट अफेयर प्लस डाउट डिस्कशन, और सिर्फ डाउट डिस्कशन वाला भी पेड ग्रुप चालू है, इनको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, 2023 के लिए इंस्टॉलमेंट की भी सुविधा है और वो 15 महीने का कोर्स है, 15 दिन का कोर्स नहीं जैसा कि कई लोग करते हैं। ठीक, जो आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में, वो हैं ये सारे जिनको हम लोग देखेंगे विस्तार से। ठीक, तो देखिए यहाँ पर पहला टॉपिक जो है वो है लाइव फायर एक्सरसाइजेस। तो आप लोग को जैसे मैंने बताया, ताइवान में नैन्सी पेलोसी, ठीक, स्पीकर हैं आपकी यूएसए की, ठीक है, वहाँ के संसद की, तो वो विज़िट किया उन्होंने ताइवान। तो चाइना गुस्सा गया। चाइना ने पहले ही बोला था कि अगर आप विज़िट करेंगे तो काफ़ी अच्छा नहीं होगा, ये वो हमारे आपके कुछ संधियाँ भी हैं, एग्रीमेंट भी हैं। खैर यूएसए नहीं माना, और यूएसए तो आर्म्स एंड एम्यूनिशन प्रोवाइड भी करता है ताइवान को, और यूएसए हालांकि वन चाइना प्रिंसिपल जो है उसको मानता है, लेकिन फिर भी अनौपचारिक रूप से ताइवान की मदद करता रहता है। ठीक, तो ताइवान पे अभी वो विज़िट करने के लिए मना किया जा रहा था। इतने उच्च लेवल की जो विज़िट थी, चाइना मना कर रहा था। ठीक, लेकिन 25 साल बाद इतनी बड़ी डिग्नेटरी ताइवान पहुंची, और इसके एवज में गुस्सा दिखाते हुए चाइना ने कहा ठीक है तुम पहुंच गए, अब हम मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे, चारों तरफ से तुमको घेर लेंगे। मिलिट्री एक्सरसाइज जो होती है सैन्य अभ्यास, उसमें हम लोग जो कारतूस यूज़ करने वाले हैं, एम्यूनिशन, वो लाइव होगा, मतलब कि जिंदा, असली। ठीक, तो ये चीज़ चाइना ने करी जो है जब ये यहाँ पे विजिट हो गई उसके बाद। ठीक है, तो इसके लिए ये होता है रियल लाइफ सिनेरियो होता है, जंग के लिए तैयार हो, जंग में ज़्यादा अच्छी तरीके से आपकी प्रैक्टिस हो सके, उसके लिए किया जाता है। ठीक, अगला टॉपिक जो है आपका वो इंटरनेशनल रिलेशन से ही संबंधित है। अब देखो, चाइना ये कहता है कि अगर ताइवान से कि री यूनिफिकेशन हम लोग करेंगे, तुम जो प्रो डेमोक्रेसी बात करते हो कि देखो वो सब कुछ नहीं है, वन चाइना प्रिंसिपल है, और वन चाइना टू सिस्टम तो हो सकता है, जिसको कि हांगकांग ने तो मान लिया था लेकिन ताइवान ने मना कर दिया था। ठीक, तो वो हो सकता है, लेकिन तुमने मना किया, कोई बात नहीं। अब हमें अगर आपको री यूनिफाई करना पड़ा चाइना के मेन लैंड से, तो फोर्सफुली भी, तब भी हम करेंगे। ठीक, तो ताइवान की अपनी आर्म फोर्सेस हैं, ठीक है ना, वो प्रो इंडिपेंडेंस के लिए अभी जो वहाँ की डेमोक्रेटिक पीपल्स पार्टी प्रो इंडिपेंडेंस की बातें करता है, तो वो सारी चीज़ें हैं। और साथ ही साथ जो है वहाँ पर अपना यूएसए भी उसको मदद करता रहता है अनौपचारिक रूप से, अनऑफिशियली। तो ताइवान की अपनी एक नीति है पॉर्क्यूपाइन स्ट्रेटजी। ठीक है, पॉर्क्यूपाइन स्ट्रेटजी है ये किसने दी थी? ये दी थी आपकी यूएस नेवल वॉर कॉलेज के रिसर्च प्रोफेसर विलियम एस मरे ने दी थी वाली स्ट्रेटजी पॉर्क्यूपाइन। ठीक, शाही नाम होता है पॉर्क्यूपाइन का, आपने देखा होगा कभी वीडियो में या कहीं पे कभी सामना हुआ हो तो बात अलग है। तो उसमें क्या होता है कि वो पलट जाती है, और पलट के फिर अपने जो है पीछे साइड में उससे कई सारे जो है काफ़ी नुकीले, और उसमें जो है टॉक्सिन्स भी होते हैं, तो वो कुछ एक हथियार होता है जिसको वो छन 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 करती है और डराती है। ठीक है, और अगर मान लीजिए किसी ने इसके ऊपर हमला किया तो उसको जो है वो तीर जैसा मार भी देती है, और काफ़ी जो है नुकसान पहुंचाती है। तो पॉर्क्यूपाइन स्ट्रेटजी भी उसी प्रकार से है। ताइवान ये कहता है कि भले ही हम आपसे कमज़ोर हैं, और ये पॉलिसी, ये स्ट्रेटजी जो है ये एसिमेट्रिकल वॉर से संबंधित है, मतलब कि अब आप चाइना से कंपेयर करो, अगर मोटा मोटी मैं आपको बताऊं, तो ताइवान हर कहीं 1/10 है, मतलब चाइना का सिर्फ 10% है, चाहे वो कोई भी डिफेंस में आप देख लो, आर्म टैंक्स देख लो, जो भी है। ठीक, तो एसिमेट्रिकल वॉर तो है, चाइना बहुत उससे मजबूत है, लेकिन फिर भी ताइवान ये कहता है पॉर्क्यूपाइन स्ट्रेटजी का उपयोग करेंगे, भले ही हम हारें लेकिन हम आपका जो है बहुत नुकसान कराएंगे और उसके बाद हारेंगे। ठीक,
हम अपना जो है डिफेंस ऐसा मजबूत करेंगे कि हम जो है लड़ते रहेंगे आखिरी दम तक, और आपका इतना नुकसान कर देंगे कि आप जो है इस वॉर को चालू करने से भी डरें। तो ये जो है सिंपल आसान भाषा में पोर्क्यूपाइन स्ट्रेटजी है ताइवान की, इन केस चाइना अटैक करता है तो। अगला जो टॉपिक है 27 जून को हम लोग ने इससे संबंधित पढ़ा भी था, ठीक है। अमेरिका में जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि जो एबॉर्शन का राइट है वो उन्होंने छीन लिया था, ठीक, कि कॉन्स्टिट्यूशनली एबॉर्शन राइट नहीं है, ठीक। ये तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया। अब आपका जो यूएस में जो पॉलिटी है वहाँ की वो फेडरल है, ठीक, बिल्कुल फेडरल असली। तो उसमें क्या होता है, यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन जो है का एक आदेश आया, लेकिन हर स्टेट में अलग लागू होता है, उनके अपने अपने कानून भी, वहाँ पे डुअल सिटीजनशिप भी चलती है। तो कैंसास एक जगह, एक स्टेट है यूएसए में, और वहाँ पर इस वाले लॉ के विरोध में, या फिर एक इसके लिए कि एबॉर्शन राइट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसके लिए एक जो है वोटिंग हुई। तो जो लोग ये कह रहे थे कि ये जो अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन में कि भैया एबॉर्शन राइट नहीं होना चाहिए, इसके अगेंस्ट में बहुत ज़्यादा वोटिंग हुई, और प्रो एबॉर्शन वाले जो लोग थे, ठीक है ना, जो लोग कह रहे थे कि भैया एबॉर्शन राइट होना चाहिए, वीमेन की अपनी बॉडी की इंटीग्रिटी होती है, अपना अधिकार होता है, तो वो लोग जो है बहुत ही अच्छे मार्जिन से जीते हैं। प्रो चॉइस मूवमेंट इसको बोला जा रहा है। एबॉर्शन से संबंधित जो है आपका इस बार यूपीएससी या फिर यूपीपीसीएस मेंस में क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, लिख के रख लीजिए, बाद में आता है तो जरूर याद रखिएगा। अगला टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी। इससे संबंधित मैंने एक वीडियो ऑलरेडी दे रखा है, ठीक, प्लेलिस्ट में इकोनॉमी वाले में मिल जाएगा आपको, या फिर जीएस पेपर 3 में, डिस्क्रिप्शन में, या फिर आई बटन पे यहाँ पर मैं आप डाल दूंगा, तो उसमें आप देख लीजिएगा। देखिए मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई ने अभी निकाली कुछ चीज़ें, यहाँ पर मैं आप लोग बता देता हूँ कि रेपो रेट, मैंने वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उसमें मैंने एक एक जो कॉन्सेप्ट आता है ना, जीडीपी, मॉनेटरी पॉलिसी एकोमोडेटिव कैसी होती है, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, एमएसएफ क्या है, एक एक चीज़ बताइए, ठीक है ना। तो इस तरीके से पढ़ना चाहिए कि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट जो है अधूरा ना रहे। तो यहाँ पर देखिए आरबीआई ने एक तो रेपो रेट को 50 बेसिस पॉइंट यानी कि 0.50% बढ़ाकर 5.4% कर दिया है। जीडीपी का एस्टीमेट ये कह रहे हैं आरबीआई कि रियल जीडीपी जो है 7.2% की होगी फाइनेंशियल ईयर 2023 का, और रिटेल इन्फ्लेशन ये जो कि आपकी खुदरा जो मुद्रास्फीति है, यानी कि आपका इन्फ्लेशन जो है महंगाई, वो 6.7% होने वाली, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। पॉलिसी जो रेपो रेट की है वो 5.4% हो गई है, ठीक। और यहाँ पे इन्होंने बोला है कि इन्फ्लेशन मॉडरेट लेवल तक आ जाएगा चौथे क्वार्टर तक, यानी कि अब जनवरी फरवरी मार्च 2023 वाले में, ठीक है। बट इट स्टिल रिमेन्स अनकंफर्टेबल लेवल पे भाई है 6% के ऊपर। रेंज क्या होती है, 2 से 6, इससे अगर कम भी होगा तब भी आरबीआई की जिम्मेदारी है कि इन्फ्लेशन को इस रेंज में ही रखें, और ज़्यादा भी होगा तब भी, अब देखिए कर रहे हैं ना काम कि लोन वोन महंगे कर रहे हैं, तो लोग जो है मनी सप्लाई कम होगी तो भाई सब लोग डिमांड भी कम होगी, तो आपका इन्फ्लेशन जो है काबू में आ सकेगा, ठीक। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई इन्होंने, और इन्होंने कहा भैया फॉरेक्स की चिंता मत करो, जो इम्पोर्ट का जो कवर होता है फॉरेक्स विदेशी मुद्रा, उसकी चिंता ना करो। दुनिया में चौथा सबसे बड़ा फॉरेक्स रिजर्व जो है भारत के पास में है, ठीक। तो लेकिन ऐसे नहीं कह सकते, चौथा होने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मान लीजिए सिर्फ आप इंपोर्ट पे डिपेंडेंट हो गए तो वो भी कम हो जाएगा, या फिर आप सिर्फ एक्सपोर्ट कुछ कर ही नहीं रहे तब भी दिक्कत होगी, लेकिन हमारा भी फोकस है, काम सही चल रहा है, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने ये भी कहा कि हम अब एकोमोडेटिव पॉलिसी को विड्रॉ कर रहे हैं। एकोमोडेटिव का मतलब ये होता है कि आरबीआई ऐसी पॉलिसी, ऐसी मनी सप्लाई करता है जो जीडीपी ग्रोथ के लिए के फेवर में हो, ठीक। अगर अभी इसको विड्रॉ कर रहा है तो मतलब ये कह रहा है वो कि अब हम इन्फ्लेशन को टारगेट करेंगे, 6% के नीचे लाना है, ठीक। वही सारे फिर इसमें टारगेट इन्होंने बताए हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट के लिए कहा, चिंता मत करो, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा इकोनॉमी संबंधित, द एनर्जी कंजर्वेशन बिल 2022, जो हमारे कमिटमेंट्स हैं, जो कि हमें क्लाइमेट में जो कमिटमेंट्स हमारे हैं, चाहे वो पेरिस एग्रीमेंट में हो या फिर पंचामृत में 2030 तक के जो हमारे हों, या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हों, तो उसमें ये एनर्जी कंजर्वेशन बिल जो 2022 वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी अगस्त 3 को जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा में, ठीक। इस बिल में कई सारी चीज़ें करी जा रही हैं। जो बिल आया था 2001 में, उसमें कुछ संशोधन किया जा रहा है ताकि एनर्जी दक्षता
ऊर्जा दक्षता और जो संरक्षण है वो और बेहतर हो सके, संवर्धित हो सके, प्रमोट किया जाए उसको। साथ ही साथ उन्होंने यहाँ भी कहा है कि हमें रेगुलेट करना है कि एनर्जी का कंजम्पशन कैसे कर रहा है, मतलब कि कैसे कर रहा है, कौन कौन इक्विपमेंट, जैसे आप फ्रिज लगा रहे हो, एसी लगा रहे हो, अप्लाइंसेस हो गया, बिल्डिंग और इंडस्ट्रीज, ठीक, इसमें यहाँ तक कि मोटरसाइकिल, मोटर व्हीकल और वेसल्स जो नेवी और एयरपोर्ट एयरवेज वाले होते हैं वो सब भी इसमें इंक्लूड किए जा रहे हैं। ठीक, तो इन्होंने देखिए यहाँ पर ये बताया है कि कंजम्पशन कैसा हो, मतलब हम ग्रीन एनर्जी कंज्यूम करें ज़्यादातर, ये इधर एक कोशिश है। ऑब्लिगेशन यहाँ पर क्या बताया गया है, टू यूज़ नॉन फॉसिल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, जैसे पंचामृत में भी हम लोगों ने पढ़ा है कि 50% तक 2030 में हमारे पास जो भी एनर्जी होगी उसमें से 50% अक्षय ऊर्जा के थ्रू हम लेंगे। तो वही चीज़ इन्होंने यहाँ पर भी बोली है कि हम एम्पावर कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो स्पेसिफाई करे कि एनर्जी कंजम्पशन स्टैंडर्ड्स क्या होने वाले हैं और इस हिसाब से नॉन फॉसिल सोर्सेज की तरह हम बढ़ें। मिनिमम शेयर ऑफ एनर्जी कंजम्पशन अक्षय ऊर्जा के थ्रू होनी चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू होनी चाहिए, ऐसा बोला रहा है। कार्बन ट्रेडिंग, इसके लिए इसका एक मैंने अलग से टॉपिक अभी लास्ट में है, उसको वहाँ समझा दूंगा। तो कार्बन ट्रेडिंग के लिए भी यहाँ पे इन्होंने बोला है कि कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जानी चाहिए भारत में, और जो कार्बन कोई बचत कर रहा है या फिर कार्बन कोई ज़्यादा उत्सर्जन कर रहा है तो उसका एक ट्रेडल मतलब ट्रेड कर सको उसमें क्वांटिटी में, ऐसा कुछ सिस्टम बनाया जाएगा। कार्बन ट्रेडिंग बोलते हैं इसको, इसको अभी पढ़ाऊंगा मैं। इसके बाद एनर्जी कंजर्वेशन कोड फॉर बिल्डिंग, जो बिल्डिंगें हैं ना उनमें भी एनर्जी कंजर्वेशन कोड होगा, सस्टेनेबल बिल्डिंग कोड, जिसमें कि ये होगा कि भैया आप कैसा वेंटिलेशन रख रहे हो, ठीक, आपका जो पेंट कैसा है, या फिर जो शीशे लगा रहे हो भैया एल्बिडो कैसा है, इन सब से बहुत फ़र्क पड़ता है। नहीं तो अगर आप बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं दोगे तो आपको गर्मी लगेगी, गर्मी लगने पे हो सकता है एसी ज़्यादा चलाओ तो कार्बन उत्सर्जन मतलब ज़्यादा होता है। ज़्यादा अच्छी रोशनी आ रही है तो मतलब आप एनर्जी का उसमें भी उपयोग कम करेंगे तो कार्बन उत्सर्जन वो भी डायरेक्टली कम करेगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो ये सब भी एक बिल्डिंग कोड भी यहाँ पर लाया गया है इस एक्ट के अंतर्गत। इसके बाद रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए भी वैसा ही होगा, और स्टैंडर्ड फॉर व्हीकल एंड वेसल, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अंतर्गत जो गाड़ियाँ हैं ना, 2 व्हीलर 4 व्हीलर ये सब भी, और वैसल जो शिप और बोट्स होते हैं ये सब भी आपके आएंगे। ठीक, अगला टॉपिक है हेल्थ बजट ऑफ इंडिया। देखिए हेल्थ से संबंधित अगर बहुत ही बेहतरीन जो हमारे पास डेटा जहाँ से हमें लेना चाहिए, सटीक डेटा गवर्नमेंट के द्वारा जो होता है वो होता है नेशनल हेल्थ प्रोफाइल। ठीक, 2017 में आया था, उसमें एक आ गया था कि भारत को जो हेल्थ एक्सपेंडिचर, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्यय करते हैं हम, वो 2.5% करना चाहिए हमारी जीडीपी का। ठीक, तो ये एक लक्ष्य रखा गया था। अभी जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं मनसुख मांडव्य, उन्होंने भी ये बोला कि गवर्नमेंट ने एम बनाया है, टारगेट बनाया है हेल्थ बजट का भारत में 2.5% ऑफ द जीडीपी, जो कि 1.9% है अभी। ठीक, तो ये 2.5 की वही बात चल रही है। और इन्होंने एक चीज़ ये भी बताई कि 2014 में 33,000 करोड़ रुपया जो है हेल्थ बजट था, ठीक है, अब जो है 83,000 करोड़ हो गया है। तो ये चीज़ कंपेयर क्यों किया गया है तब से, क्योंकि अभी की जो गवर्नमेंट है 2014 में आई थी, उससे पहले खराब था, अब सही हो गया। ठीक, 14 अगस्त आप लोगों को पता है, 15 अगस्त को भारत को जो है आज़ादी मिली थी, 14 अगस्त को जो पाकिस्तान को आज़ादी मिली थी। रेडक्लिफ जो बंदा था जिसको ये बोला गया था कि भैया इंडिया और पाकिस्तान के बीच में तुम जो है लाइन खींचो, आपको शायद ये मालूम होगा कि नहीं मालूम होगा, जैसा मैंने पढ़ा हुआ है कि उसको वो असमंजस में थे, लोग को जो है उसको, अगर मान लीजिए 14 तारीख को पाकिस्तान ने कहा कि हम अपना डोमिनियन अलग कर लेंगे और इंडिया ने कहा कि 15 को हम कर लेंगे, तो रेडक्लिफ जिसको ये बताया गया था कि भैया तुम डिमार्केट करो लाइन की कहाँ कितना, कौन सी जगह पाकिस्तान में आएगी, कौन सी जगह इंडिया में आएगी, तो उसे कम से कम 12, 10, 13 तारीख तक तो दे देना चाहिए था ना डिमार्केशन। उन्होंने 16 तारीख को दिया था, 16 तारीख को। अब भैया लोग असमंजस में, किसी को लग रहा है ये पाकिस्तान है जिसको पाकिस्तान जाना है इंडिया से, वो वहाँ परेशान है, सब परेशान है। बहुत भयंकर मारकाट मची थी, बहुत भयंकर मारकाट मची थी। ठीक, तो इसमें ये चीज़ पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा बताई नहीं आती, लेकिन ये रेडक्लिफ वाली जो एक चीज़ है ये भी एक बड़ा कारण है कि ऐसा मारकाट हुई। ठीक, लेकिन ये सब लोग नहीं बताएंगे क्योंकि इसको ज़्यादातर लोग कम्युनल रंग देने की कोशिश करते हैं। ठीक, लेकिन हम लोग रैशनलिस्ट हैं, जो चीज़ है वैसे बताते हैं। ठीक है, तो इसमें पिछले साल मोदी जी ने ये कहा था कि 14 अगस्त को हम लोग पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे, ठीक, विभाजन की भयावहता स्मरण दिवस की तरह मनाएंगे। और जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, जो हमारे यहाँ हायर एजुकेशन सारी यूनिवर्सिटी उन सबसे संबंधित जो है
स्टैंडर्ड क्या होगा वो सब बनाता है। तो उसने कहा है कि हम 14 अगस्त को पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे मनाएंगे, ठीक, ऐसा बोला गया है। उन्होंने बोला बहुत ज़्यादा मारकाट मची थी, मोदी जी ने बताया था, तो हमें इसको याद रखना चाहिए। अगला टॉपिक है आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। ये देखो, जब आयुष्मान भारत स्कीम आई, ठीक, तो आयुष्मान भारत जो स्कीम है, इसमें एक चीज़ समझना, आयुष्मान भारत जन आरोग्य मिशन, ये चीज़ आपने पूरा समझना चाहिए। तो आयुष्मान भारत अगर सिर्फ बोला जाएगा तो वो उसमें बोला जाता है कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर 1.5 लाख बनाए जाएंगे, ऐसा स्कीम में बताया गया। आयुष्मान भारत मिशन के अंतर्गत बताया गया था कि 1.5 लाख हम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए जाएंगे। ये वैसे ही हैं जैसे कि गाँव में आपने देखा होगा प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं, ठीक, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, फिर उसके ऊपर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, आपका कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, ठीक, वो अलग चीज़ है। तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर प्राथमिक जो है स्वास्थ्य केंद्र की तरह होता है। लेकिन जो आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना है वो इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, जिसमें कहा जाता है कि 10.74 हाउस होल्ड जो है, 10.74 करोड़ हाउस होल्ड जो है भारत के, और इसमें मान के चलते हैं 5 लोग हैं तो करीब, तो ये बोला जाता है 50 करोड़ से ज़्यादा लोगों को, हाउस होल्ड्स को जो है मुफ्त इलाज करने का कितने लिमिट तक, 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज कराया जाएगा सेकेंडरी और टर्शरी हॉस्पिटल, स्पेशल हॉस्पिटल सेंटर्स में, ठीक। तो वो जन आरोग्य योजना है। और सिर्फ अगर आयुष्मान भारत की बात करिए है तो उसमें एक कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट हुए, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, ठीक। तो ये तो हो गया बेसिक बैकग्राउंड जो हमें समझना चाहिए। करंट अफेयर तो न्यूज़ रीडर आके बताते हैं, लेकिन ये सिलेबस से जोड़ के हमें पढ़ना चाहिए। तो 1.5 लाख की बात करी गई थी, तो अभी हेल्थ मिनिस्टर ने बताया है कि एक प्राइवेट बिल लेके आए मेंबर। अच्छा, प्राइवेट बिल क्या होता है? प्राइवेट बिल ये होता है कि सरकार के अलावा, मिनिस्टर्स के अलावा अगर कोई जो अपोजिशन का कोई एमपी अगर कोई बिल लेके आता है सभा में, सदन में, तो उसको प्राइवेट मेंबर लेजिस्लेशन बोला जाता है। तो उसमें राइट टू हेल्थ बिल 2021 लाया गया राज्यसभा में। तो उसके एवज में जवाब दिया जा रहा था कि 1.5 लाख की बात हुई थी, और इसमें से हम लोग अभी जो है 1,22,000 जो है फंक्शनल कर चुके हैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जिसमें कि 13 नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज जो है कंडक्ट उसके संबंधित जो है स्क्रीनिंग करी जाती है, डायग्नोसिस की जाती है, और 3 टाइप के कैंसर जिसमें कि ब्रेस्ट और ओरल कैंसर भी इंक्लूडेड है, ठीक। अगला टॉपिक है बढ़े चलो मूवमेंट। ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का मूवमेंट है, ध्यान रखना, ठीक। इसमें यूथ लोग जो हैं, ठीक, तो 5 अगस्त से यूथ को जोड़ा जाएगा, जो ये 75वां हमारा स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, और 13 से 15 अगस्त तक हमें हर घर तिरंगा कैंपेन लोग चला रहे हैं, ठीक। तो उसमें यूथ को जोड़ना है, एक मास मूवमेंट बनाना है, जन भागीदारी बनानी है। तो उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ जो आपकी कल्चर है वो ये कह रही है कि हम एक मूवमेंट चला रहे हैं बढ़े चलो, जिसमें युवाओं को जोड़ा जाएगा, उनके अंदर देशभक्ति की भावना और ज़्यादा प्रबल करी जाएगी, उनको जो है ये बताया जाएगा कि कैसे डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से भारत की जो है स्वतंत्रता कितनी इंपॉर्टेंट है, इन सब से करते हुए उनको जोड़ा जाएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का है, यूथ आ रहा है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर में मत चले जाना, यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स में मत चले जाना, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। और इसके लिए देखो फ्लैश डांसेस रखे जाएंगे। फ्लैश डांसेस जानते क्या होता है? जैसे लोग कई मॉल वॉल के सामने मान लीजिए खड़े हुए हैं, सब लोग ऐसे जा रहे हैं कुछ और एकदम से नाचना स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो नाचना स्टार्ट कर देते हैं, बिल्कुल कोऑर्डिनेशन में कई लोग होते हैं, 15-20 लोगों का ग्रुप होता है, तो इसको फ्लैश डांस बोलते हैं, ठीक। और यूथ एंथम बनाई जाएगी, जिसमें कि कुछ गाना गीत होता है ना, तो उससे और ज़्यादा लोग जो है जुड़ते हैं। ये देखिए, गीत म्यूजिक ऐसा नहीं कि खाली नाचना गाना, ये तो आज के टाइम पे हो गया है, कई सारी अश्लीलता भी हो गई, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन एक चीज़ समझो, स्वतंत्रता सेनानी जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो इनकलाब जिंदाबाद, ठीक, कितनी सारी पोएट्री थी, उसने कितना मोटिवेशन दिया कि लोग आज़ादी के लिए उन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दे दी। तो बहुत ज़्यादा जरूरी है कल्चर भी ऐसे ही समझना जरूरी है। कई लोग लगता है अरे क्या सर पढ़ें ये ढोल मजीरा कहाँ तक देखें, पढ़ना चाहिए, इंटरेस्ट आपको उसका सिग्निफिकेंस समझना चाहिए, तभी आप लोग पढ़ोगे, ठीक। कोई भी चीज़ आपको लगती है कि नहीं सिग्निफिकेंस नहीं पता हो तो शायद आप ध्यान नहीं देते हो। अगला टॉपिक जो मैंने पहले बोला था, कार्बन मार्केट। अब देखो यहाँ पे मैं एक चीज़ समझा देता हूँ, भारत में परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड करके चल रहा था, ठीक, पहले से चल रहा है, और क्योटो प्रोटोकॉल जो पेरिस एग्रीमेंट UNFCCC यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो है, उसका जो पहले क्योटो प्रोटोकॉल था 2003 में आया था, फिर अभी पेरिस एग्रीमेंट चल रहा है।
तो क्योटो प्रोटोकॉल में ये बोला गया था कि कार्बन की ट्रेडिंग होनी चाहिए, कार्बन का मार्केट्स होना चाहिए। मार्केट, अब देखो सिस्टम क्या है, सिस्टम ये है कि एक जगह पे मान लीजिए कई सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, उस इंडस्ट्रीज़ में जो भी कार्बन का उत्सर्जन है ओवरऑल देखा गया, उन्होंने कहा भैया कि हमें 100 से ज़्यादा यहाँ पे उत्सर्जन नहीं करना है इस टाइम लिमिट में, ताकि जो पेरिस का एग्रीमेंट का जो हमारा टारगेट है कि 1.5 डिग्री ठीक सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होने देना और 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं ही होने देना है 2100 तक। ठीक, तो इस पर्टिकुलर जगह पे ध्यान समझना, इस पर्टिकुलर जगह पे 100 कार्बन क्रेडिट से 100 जो है कार्बन टन से ज़्यादा जो है CO2 से ज़्यादा नहीं एमिट होना चाहिए। ठीक, तो अब यहाँ पे कई सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्री A है, B है, C है, D है, कोई टैनरी का काम कर रहा होगा, कोई कोयले से एनर्जी बना रहा होगा, कोई जो है कुछ और काम कर रहा होगा, तो उसके हिसाब से सभी को कुछ कुछ टारगेट दे दिया गया होगा जो कि ओवरऑल 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, प्लानिंग पूरी बता रहा हूँ, बहुत पढ़ के ये सब जो है आपके सामने मैं बताता हूँ, बहुत टाइम आप लोग का सेव होता है, लेकिन आप लोग जो है एक लाइक भी नहीं करते हो, ना कमेंट करते हो, ना जो है शेयर करते हो। तो चलो खैर कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देखिए ऐसा है कि इनको मान लीजिए ए को बोला गया कि 10 कार्बन से ज़्यादा आप नहीं कर सकते, जो भी काम कर रहे हैं उस हिसाब से। जैसे इंडस्ट्रीज़ का हमारे यहाँ कलर कोडिंग भी है, ठीक है ना, ऑरेंज जो है सबसे ज़्यादा जो है ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाली मानी जाती है। खैर, तो ग्रीन हाउस की बात हो रही है यहाँ पर, ग्रीन हाउस गैस जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा टाइम तक रहती है, इसलिए ग्लोबल वार्मिंग प्रोडक्ट उसका जो पोटेंशियल है वो मतलब ज़्यादा समय तक होने की वजह से काफ़ी इम्पैक्ट डालता हमारे उस पर क्लाइमेट चेंज में। तो ए के लिए 10 बोला, बी के लिए मान लीजिए 20 बोल दिया, सी के लिए जो है 40 बोल दिया, जो भी बोला। ठीक, अब इसमें ए वाले ने कुछ अच्छी ग्रीन स्ट्रेटजी लगाई, पहले कोयले वाली एनर्जी यूज़ कर रहा था और तो उसने जो है सोलर प्लांट लगा लिए, तो इसने 10 का टारगेट था, इसने 8 ही खाली कंजम्पशन किया इस पर्टिकुलर टाइम, 1 साल का मान लीजिए। ठीक, तो इसके पास 2 इसने कम किए अपने टारगेट से, तो 2 कार्बन क्रेडिट इसके पास आ गए। वही मान लीजिए बी वाला जो था, इसको 20 का टारगेट दिया गया था कि इससे ज़्यादा मत करना, उसने 22 कर दिए। तो जो ये 2 एक्स्ट्रा ए ने कमाए थे ना कार्बन क्रेडिट, ये कार्बन क्रेडिट ये सेल ऑफ कर सकता है बी को, और बी जो है ये दिखाएगा कि हमने खरीद कर यहां पर अपना जो टारगेट था वो 22 से 20 कर लिया। अब देखो यहां पे समझना, ए को यहां पर प्रोत्साहित किया जा रहा है, इंसेंटिवाइज किया जा रहा है कि अगर आप ज़्यादा अच्छी ग्रीन एनर्जी यूज़ करते हो तो आपको कार्बन क्रेडिट मिलता है और उसकी वजह से आप पैसे भी कमाते हो। वहीं जो बी था उसको जो है उसने टारगेट अपना जो है नहीं अचीव कर पाया, 2 कार्बन क्रेडिट ज़्यादा कर दिए, तो उसके बाद उसको जो है ऊपर से खरीदना ही पड़ा, खरीदने के बाद जो है उसको अपना टारगेट अचीव करना पड़ा। तो यहाँ पर ये डी इंसेंटिवाइज होगा, अगली बार जो है कोशिश करेगा। ठीक, तो ओवरऑल जो है कार्बन इसी लिमिट में रहने वाला है और लोग जो है इसको एक मार्केट मैकेनिज्म के अंतर्गत कार्बन क्रेडिट के जरिए, कार्बन सर्टिफिकेट के जरिए पैसे भी कमा सकते हैं। तो ये था पूरा सिस्टम, एक से अब आसान भाषा में आपको समझ में आ गया होगा। और कार्बन क्रेडिट की बात अभी एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2022 में लाया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ है। देखिए ये बार बार जो मैं ये कर रहा हूँ, एक्चुअली वो चश्मा जो है पसीने की वजह से फिसल रहा है बार बार, और कोई बात नहीं है। ये मत सोचिएगा कि पता नहीं इसको ऐसे से करने की आदत है, ऐसा कुछ भी आदत नहीं है। ठीक, तो ये परफॉर्म अचीव ट्रेड वाली जो चीज़ थी, ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इसी एक्ट के अंतर्गत आता है। तो ये मतलब बताता है कि क्या क्या कैसे सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ठीक, कौन को कितना टारगेट होने वाला, ये सारी चीज़ें। ठीक, तो चलिए आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। मार्केटिंग वाला वीडियो मैंने ऑलरेडी आई बटन में यहाँ पे बता भी रखा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, तो वहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक, और आज का जो मोटिवेशनल कोट है वो है, संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है। क्या संभव है, क्या पॉसिबल है, इसको जानने का तरीका एक ही है कि असंभव से भी आगे निकल जाना। अगर आपको लगता है कि आप दिन में 6 घंटे 7 घंटे नहीं पढ़ सकते, तो एक बार इसको चैलेंज तो करो। आप चैलेंज ही नहीं करते हो, आप पहले ही देखा अरे 6 घंटे 6 मिनट नहीं हमसे पढ़ा था, हम 6 घंटे पढ़ेंगे। तो ये कह के आप दोस्तों के बीच में हंस देते होगे और आपको बड़ा अच्छा लगता होगा, वो भी हंसते होंगे कि चलो अच्छा है, कंपटीशन कम हो रहा है। लेकिन आप 6 घंटे एक बार चैलेंज तो करो। मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर आपने ढंग से पढ़ लिया, जैसे कुर्सी मेज डाल के मैं समय लगा के पंखा बंद करके आप लोग के लिए बना रहा हूँ, ठीक, तो इस चीज़ को पहचाना जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो है अच्छा काम करके भी कोई पीछे, हाँ समय लग सकता है, पैसे कम है मेरे पास, सीधी सी बात है। ठीक, लोग मार्केटिंग करके ज़्यादा दिख रहे हैं और अभी ज़्यादा बिक भी रहे हैं, लेकिन उनका जो मॉडल है वो मतलब लोगों को परेशान कर रहा है। अभी देखिएगा उनके यहाँ रिफंड की झड़ी लगने वाली, लोग रिफंड मांगना चालू करेंगे कि तुमने बेवकूफ़ बनाया। ठीक, अब इसको हम समझ गए, आप वापस करिए। तो वो चीज़ होने वाली हो रही है, जैसा मुझे अभी पता चला है।
तो खैर चलिए, जो भी है, असंभव की सीमा जानने का जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। 6 की बात करी घंटे पढ़ने की, तो 8 घंटे पढ़ो, कोशिश तो करो। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे वंदे मातरम।